थर्ड वीडियो ऑफ द पॉलिटी सीरीज। अगर आपने इससे पहली वीडियोस पॉलिटी सीरीज में नहीं देखी हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच देम। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो गाइस सबसे पहले अगर हम नागरिकता की बात करते हैं तो ये कहाँ मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सो गाइस इट इज मेंशन्ड अंडर पार्ट 2। यह संविधान के भाग 2 में वर्णित है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11 तक। ठीक है, नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। ठीक है, तो अगर हम नागरिकता की बात कर रहे हैं तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि नागरिक कौन होते हैं फिर। ठीक है, हु आर द सिटीजन्स। तो अगर सिटीजन्स की बात करें कि तो गाइस सिटीजन्स आर द फुल मेंबर ऑफ द कंट्री हु हैव फेथ इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम भारतीय नागरिकों की बात करें तो भारतीय नागरिक वो लोग होते हैं जो भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं तथा उनकी इसमें पूरी निष्ठा होती है। ये प्रॉपर हिंदी की डेफिनेशन है। ठीक है, आप इंग्लिश की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। सिटीजन्स आर द फुल मेंबर्स ऑफ द कंट्री हु हैव फेथ इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हिंदी की बात करेंगे अगेन तो दैट इज भारतीय नागरिक, मतलब भारतीय नागरिक वो होते हैं जो भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं तथा इसमें उनकी पूरी निष्ठा होती है, मतलब इसमें एज इन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि यार सिटीजनशिप के प्रोविजंस क्या हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और देखो प्रोविजंस में ना आपको केवल 4 आर्टिकल पढ़ने हैं, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, आपको 4 ही आर्टिकल्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसके हेडिंग डाल लेना है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और फिर उसमें सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एनी पर्सन लिविंग इन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन इफ ही वाज बोर्न इन इंडिया or his parents were born in India and must have been living in India from at least 5 years। ठीक है, तो बात यह है कि संविधान के लागू होने की तिथि से, मतलब जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा या एनफोर्स होगा, उस दिन से लेकर हर एक व्यक्ति भारतीय नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है। मतलब ऐसा कोई भी आदमी जो भारत में रह रहा है संविधान के लागू होने की तिथि से तथा उसका जन्म भारत में हुआ हो, ही मस्ट हैव बोर्न इन इंडिया। ठीक है, और उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो और वो पिछले 5 वर्षों से या मिनिमम या कम से कम न्यूनतम 5 वर्षों से भारत में रह रहे हो या वो भी रह रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज मिलती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था हमारा? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 के बाद से वो हर व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा जिसका भारत में रह रहा हो, मतलब एटलीस्ट पिछले 5 सालों से, और उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो और वो भी पिछले एटलीस्ट 5 सालों से, मतलब कम से कम 5 साल तक भारत में रहे हो। तो ये है, दैट इज आर्टिकल 5। फिर आता है आर्टिकल 6 क्या है। ठीक है, हम लोग आर्टिकल 6 क्या कहता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एनी पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज अ इंडियन सिटीजन इफ ही और हिज पेरेंट्स मस्ट हैव बोर्न इन द अनडिवाइडेड इंडिया, और वो भारत आ गए हो 19 जुलाई 1948 से पहले। ठीक है, सो मतलब अभी आपको क्लियर हो गया इसका कि पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाला व्यक्ति संविधान के प्रारंभ होने की तारीख से इस देश का नागरिक समझा जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई भी एक अविभाजित भारत में जन्मे हो तथा वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया हो। यहां तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। सो जो इंपॉर्टेंट डेट है दैट इज 19 जुलाई
1948, ठीक है। देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, और उसके बाद भारत आने का समय दिया गया था लोगों को। तो मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत आ गया हो, तब 26 जनवरी 1950 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनफोर्स हो गया, उसके बाद से ही विल बी कंसीडर्ड एज इंडियन सिटीजन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि एनी पर्सन मूव टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 बट ही हैव रिटर्न आफ्टरवर्ड्स। मतलब क्या है इस चीज का, कि कोई भी वो व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन बाद में वापस लौट आया हो, ठीक है। तो यहाँ भी डेट इंपॉर्टेंट है। ये क्या डेट? 1 मार्च 1947। ये जो सारे आर्टिकल्स हैं, इसको सबको कंजंक्शन में पढ़ना है आपको। अब यहाँ पे वो वाली डेट भी एप्लीकेबल होगी कि उसको जो वापस आया हो तो 19 जुलाई 1948 से पहले वापस आ गया हो, ठीक है। तो ये कंजंक्शन में पढ़ना है आपको उसके साथ। फिर बात आती है आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, ठीक है, जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, मतलब हिज पेरेंट मस्ट हैव बोर्न इन इंडिया, और या उसके ग्रैंडफादर मतलब उसके दादाजी का जन्म इंडिया में हुआ हो, और वो लोग बाहर रह रहे हो, बट स्टिल दे कैन बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कहता है आपका आर्टिकल 8, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि सिटीजनशिप मिलेगी कैसे, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। इसमें आप एक बड़ी हेडिंग डाल लो, दैट इज एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, और हिंदी वाले लिख सकते हैं नागरिकता का अधिग्रहण। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक, नागरिकता का अधिग्रहण। तो इसमें जो मेन आर्टिकल है या मेन एक्ट है गाइस, दैट इज सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955, और जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो इसी एक्ट में होते हैं। जैसे अभी आप देखो सिटीजनशिप आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ अमेंडमेंट जो है वो अमेंडमेंट जुड़ जाएगा बार बार, वो होगा अल्टीमेटली 1955 वाले में ही होंगे सारे अमेंडमेंट। 2019 इसके ऊपर बहुत ज्यादा हो हल्ला हो रहा था कि भाई ये क्या हो गया ऐसे करके ना, CAA। तो आप इसके जो प्रोविजन है, CA के प्रोविजन आप खुद पढ़ेंगे। मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं जनरली यूपीएससी, मतलब इसमें आपको प्रोविजन ही पूछेगा कि कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। अब बात करते हैं अगेन, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर आते हैं सारी चीजें। कितने तरीके हैं जिनसे हम इंडियन की मतलब जो लोग हैं वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो है बाय बर्थ, ठीक है, दैट इज बाय बर्थ, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई इंसान 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेता है और उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। यहाँ को क्लियर जाना चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 1950 के बाद भारत में हुआ हो और उसके जन्म के समय
उसके माता पिता भारत के नागरिक हों। एनी पर्सन बोर्न इन इंडिया आफ्टर 26 जनवरी 1950 एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज बर्थ हिज पेरेंट्स मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो इंडिया का सिटीजन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब दूसरा आता है बाय डिसेंट। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर मतलब कैसे कि मान लो आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं और आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं, लेकिन आप इंडिया में नहीं रह रहे, आप इंडिया के बाहर रह रहे हो, लेकिन क्योंकि आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं, बट तो उस नाते क्योंकि आप उसी वंश को बिलोंग करते हो तो आप इंडिया का सिटीजन बन जाओगे। तो उसको क्या बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्म लेता है, एनी पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ हिज पेरेंट इफ हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स आर द इंडियन सिटीजन्स देन दैट चाइल्ड विल बी कंसिडर्ड एज ए इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो यहाँ हो गया सिंपल सिंपल बात। अगर आप 26 जनवरी 1950 के बाद में भारत के बाहर जन्म लेते हो और आपके जन्म के समय अगर आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं तो यू विल बिकम इंडियन सिटीजन ऑटोमेटिकली बाय डिसेंट। ठीक है, तीसरी आती है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन कैसे? इसके अंदर जो सबसे पहली बात है ये उन लोगों के लिए है जो पहले से भारतीय नागरिक नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जो और दे आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बाय रजिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों के लिए है कि दोज हु आर नॉट इंडियन सिटीजन अर्लियर बट आर एलिजिबल टू बिकम इंडियन सिटीजन। तो उसके प्रोविजंस क्या है वो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोविजन इसके अंदर आता है वो आता है ये है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो पंजीकरण कराने की तिथि से 7 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग इन इंडिया for at least 7 years before registration, वो सिटीजनशिप ले सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसके अंदर बी पॉइंट, एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर अन्यत्र रह रहा हो, लिविंग आउटसाइड एनीवेयर ऑफ इंडिया। PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन भी बोलते हैं, लिविंग एनीवेयर आउटसाइड इंडिया। और ये सारे जो भी प्रोविजंस हैं कंजंक्शन में पढ़े जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है दैट इज एनी पर्सन हु हैव मैरिड एन इंडियन सिटीजन। मतलब जनरली ये उनके लिए होता है कि जो लोग मतलब कोई मेल है एंड वो वो बाहर की किसी लेडी से शादी कर लेता है, वो जो लेडी आएगी वापस हमारे देश में तो वो इंडियन सिटीजन बन सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ के सिटीजन ने दूसरे देश की सिटीजन से शादी की है और वो मतलब और इंडिया में आके वो साथ में रहती है। फिर ये शायद फीमेल के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ, बट मेल के लिए एलिजिबल होता है। तो वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, एनी पर्सन मैरिड एन इंडियन सिटीजन। इसको अब एक बार देख लेना, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट द फीमेल्स। सो एनी पर्सन मैरिड विथ इंडियन सिटीजन। इसके अंदर जो फोर्थ कंडीशन है दैट इज चाइल्ड्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स।
क्योंकि हम जब हम अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं तो हम भी तो एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन ही कर रहे होते हैं। सो चाइल्ड्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, और इसके अंदर जो फिफ्थ कंडीशन है दैट इज पीपल ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। पीपल ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो ये प्रोविजंस आते हैं इसके अंदर। अगला है दैट इज नेचुरलाइजेशन। जो नेक्स्ट प्रोविजन है इसके अंदर, नेक्स्ट कंडीशन है, ये नहीं, वो तो ये था आपका सेकंड पार्ट था, दैट इज थर्ड पार्ट विल बी, सॉरी फोर्थ पार्ट विल बी बाय नेचुरलाइजेशन। सो व्हाट इज नेचुरलाइजेशन? इट इज देशीयकरण। अगर कोई आदमी बहुत लंबे टाइम से इंडिया में रह रहा है और यहीं के कल्चर को उसने अडॉप्ट कर लिया है तो उसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। तो उसके क्या प्रोविजन है, सबसे पहला तो वो देख लेते हैं कि वो ऐसे किसी कंट्री से बिलोंग करता हो जहां इंडियन सिटीजन भी नेचुरलाइजेशन से वहां के सिटीजन बन जाए। ठीक है, तो ऐसे देश से बिलोंग करता हो जहां के सिटीजन्स नेचुरलाइजेशन से वहां उस पर्टिकुलर देश के सिटीजन बन जाए। पहली कंडीशन तो ये होगी कि ऐसे देश से संबंध रखता हो जहां भारतीय नागरिक भी प्राकृतिक रूप से नागरिक बन सकते हैं। इसके अंदर जो दूसरी कंडीशन होगी दैट विल बी ही मस्ट हैव गिवन द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री। उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता का त्याग कर दिया हो। ठीक है, ही मस्ट हैव गिवन अप द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट इज आपका कि वह चरित्रवान हो, ही मस्ट बियर अ गुड मॉरल कैरेक्टर। ठीक है, ये तीसरी का कंडीशन है इसकी, गुड मॉरल कैरेक्टर। और फोर्थ प्रोविजन है इसका कि भारतीय संविधान की किसी भी, जो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, तो भारतीय संविधान में जो लिखी हुई भाषाएं हैं, जो मेंशन्ड लैंग्वेजेस हैं, जो आपके 8th शेड्यूल के अंदर 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक लैंग्वेज को जानता हो काफी अच्छे से। ठीक है, सो वह भारतीय संविधान में वर्णित किसी भी भाषा का ज्ञाता हो। सो नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेज एटलीस्ट वन लैंग्वेज जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इज वह भारत के संविधान, यहाँ के राष्ट्रध्वज और यहाँ के राष्ट्रगान का सम्मान करे। सो दैट पर्सन मस्ट रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, मस्ट रेस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फ्लैग और हमारा नेशनल एंथम। ठीक है, जो इसके अंदर लास्ट प्रोविजन है, 6th प्रोविजन है, दैट इज ही मस्ट बी लिविंग इन इंडिया। मतलब पिछले 12 सालों से, पिछले 12 वर्षों से भारत में रह रहा हो। ही मस्ट बी लिविंग इन इंडिया फ्रॉम लास्ट 12 years। ठीक है, तो ये है इसके प्रोविजंस नेचुरलाइजेशन के। नेक्स्ट आता है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। इसका क्या मतलब होता है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी,
मतलब कल को अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करके पूरे पाकिस्तान को इंडिया में मिला ले, तो जो वो लोग होंगे वहाँ के, वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। मतलब इन केस की यदि किसी नए भूभाग का अधिग्रहण भारत संघ द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारतीय नागरिकता मिल जाती है। मतलब यही है, इसका साफ है कि इन फ्यूचर अगर किसी लैंड मास को इंडिया के अंदर मिलाया जाता है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर लैंड मास में रहने वाले लोग ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं हमारे इस पार्ट की, जो ये हमारा उसके अंदर है, देश के अंदर इधर से, ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है, अगर इस इन फ्यूचर इसको मिलाया जाता है, दैट इज ये वाला पार्ट इन फ्यूचर मिलाया जाता है, तो जो यहाँ लोग रह रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। ये कहता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, अब ये तो थे कि सिटीजनशिप मिलेगी कैसे। अब बात कर लेते हैं कि सिटीजनशिप खत्म कैसे होगी। ठीक है, नागरिकता की समाप्ति, एंड ऑफ सिटीजनशिप, मतलब इसको आप लिख सकते हो एंड ऑफ सिटीजनशिप या गिव अप ऑफ सिटीजनशिप। तो इसमें 3 प्रोविजन है। ठीक है, 3 प्रोविजन क्या है। सबसे पहला प्रोविजन है कि वॉलंटरी गिव अप, मतलब स्वैच्छिक त्याग। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि भाई मैं आज से भारतीय नागरिक नहीं हूं, तो वो अपनी मर्जी से भी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ सकता है, वॉलंटरी गिव अप कर सकता है, स्वैच्छिक त्याग, अपनी मर्जी से अपनी देश की नागरिकता को छोड़ दे। ठीक है, दूसरी इज उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, मतलब जैसे कोई इंडियन सिटीजन है एट प्रेजेंट, और वो यहाँ से चला जाता है, मान लो किसी यूरोपियन कंट्री में या यूएस चला जाता है, और वहां जाके इफ यू टेक द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री, मान लो यहाँ से इंग्लैंड चला गया वो, और वहां जाके उसने इंग्लैंड की सिटीजनशिप ले ली, या यूएस चला गया, यहाँ के यूएस की सिटीजनशिप ले ली, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक्सेप्टिंग, मतलब इफ ही एक्सेप्ट्स, इसको लिख लेना आप, इफ ही एक्सेप्ट्स citizenship of other nation। ठीक है, या फिर तीसरा जो प्रोविजन आता है इसके अंदर, वो आता है देशद्रोह, दैट इज सेडिशन। अगर कोई व्यक्ति भारत के साथ गद्दारी करता है तो उसकी नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी जमानत भी नहीं होगी। ठीक है, जीवन भर वो जेल में रहेगा। फिर सेडिशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भारत के साथ देशद्रोह करता है, ठीक है, सो इट वाज ओवरव्यू। अब इसके आगे जो आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स। और यार देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो इस सीरीज की, पूरी पॉलिटी सीरीज की, तो यार कीप शेयरिंग। ठीक है, आप जितना शेयर करते हो, लोगों के साथ देते हो, यार हमको प्यार मिलता है आपका। पिछली वीडियोस को आपने काफी प्यार दिया है, तो आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अगली वीडियो पॉलिटी की तभी आएगी व्हेन आई गेट 100 लाइक्स ओवर इट। ठीक है, तो देखो एक चीज देखो अभी ध्यान से, ये क्या है, दैट इज, इसको अगर हम देखें, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये है आपका स्टेट और ये है कंट्री। ये है आपका कंट्री। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे इंडिया में सिटीजनशिप कैसे होती है, ठीक है, तो हमारे इंडिया में सिटीजनशिप होती है सिंगल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्टेट से हो, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, दैट तो वो डिस्ट्रिक्ट तो अलग ही चीज होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी स्टेट से हो, आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, तो आप इंडियन सिटीजन कहलाओगे। अगर बात करते हैं हम अब स्टेट वाले पॉइंट पे, कि
तो इंडिया के अंदर आप लिख लो, नीचे आती है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप। अब बात करते हैं वो कंट्री जहां डुअल सिटीजनशिप सिस्टम है। जैसे हम बात करते हैं अगर यूएसए की, तो आपको कंट्री की सिटीजनशिप तो अलग मिलती है, लेकिन आपको स्टेट की सिटीजनशिप भी अलग मिलती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है डुअल सिटीजनशिप का। बिकॉज देखो यूएसए में जो है वो है फेडरल सिस्टम, वहां कई सारे स्टेट एक साथ मिलकर उन्होंने एक कंट्री बनाई हुई है, लेकिन यहाँ नहीं है। हमारा जो देश है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब एक देश के अंदर अलग अलग राज्य बना दिए गए हैं सहूलियत के लिए। तो कोई भी राज्य के अंदर कोई चेंज कर सकते हैं, लेकिन यूएसए के अंदर स्टेट के अंदर चेंज नहीं होता। ठीक है, वहां की बॉर्डर ये सब चीज चेंज नहीं होते। इंडिया को किसी भी स्टेट को किसी भी तरीके से चेंज किया जा सकता है। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, अभी रिसेंट एग्जाम्पल है उसका आपका JNK वाला, 2 स्टेट बना दिए अलग सेपरेट। ठीक है, मतलब एक मतलब यूटीज बनाई है बेसिकली, तो 2 यूटीज बना दिए कि स्टेट को खत्म कर दिया। उससे पहले एग्जाम्पल ले लो आप आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना अलग कर दिया, आंध्र अलग कर दिया। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप यूएस के सिटीजन हो तो आपकी कंट्री वाली सिटीजनशिप अलग है और स्टेट की सिटीजनशिप अलग है। तो आप कमेंट करके मेरे को ये बताओगे कि ट्रिपल सिटीजनशिप किस कंट्री में होती है, जहां डिस्ट्रिक्ट की सिटीजनशिप अलग होती है, स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है और कंट्री की सिटीजनशिप अलग होती है। ये कंसेप्ट है ट्रिपल सिटीजनशिप का। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस कंट्री में ट्रिपल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, ओवरसीज सिटीजनशिप क्या है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन बताऊंगा अभी इसी के ऊपर जो CDS में आया था सिटीजनशिप पे। ओवरसीज सिटीजनशिप, देखो ये इंडिया के अंदर भी एक सॉर्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है एक तरीके से, लेकिन प्रॉपर डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ये क्या कहती है कि जो कोई विदेशी है, मतलब कोई बाहर का रहने वाला है जो इंडियन सिटीजन नहीं है, ही कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा मतलब इसको बात बता को हिंदी में, तो इसके अनुसार कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता के अलावा दूसरे देश का भी नागरिक बना रह सकता है, परंतु यहाँ उसे भारतीय जो नागरिक होने के अधिकार है वो नहीं मिलेंगे। मतलब क्या है कि एक साथ टाइम पे, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक पर्सन है, ये अभी सिटीजन है आपका कनाडा का, जो जनरली पंजाबी होता है कनाडा, कनाडा का सिटीजन है, और साइड बाय साइड ही कैन ऑल्सो बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन ये सिटीजनशिप का जो है कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो उसको राइट्स हैं एज अ सिटीजन होने के, राइट टू वोट और ये सब चीज वो नहीं मिलेंगे, बट ही कैन कंटिन्यू विद द सिटीजनशिप। और ये बोलता है आपका डुअल सिटीजनशिप एक्ट 2003, जो 2003 में एक्ट आया था। ठीक है, तो इसको समझ लिया आपने कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो भारत का नागरिक बन सकता है और उस देश का भी नागरिक बना रह सकता है, लेकिन यहाँ पे उसको कोई भी राइट्स नहीं दिए जाएंगे सिटीजन होने के। ठीक है, ये बोलता है आपका डुअल सिटीजनशिप एक्ट 2003, ओवरसीज सिटीजनशिप। और एक चीज आपको बताता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो पेपर में आई हुई है, फ्रॉम 2015 जो आपके PIO होते हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, वो आपके OCI कहलाएंगे। अब PIO का कंसेप्ट मतलब नहीं है और इसकी जगह आ गया OCI। OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले ये था पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब इसकी जगह जो भी 2015 से लोग होंगे वो कहलाए जाएंगे OCI, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो यार। और ठीक है, आई वांट 100 लाइक्स इन दिस वीडियो,
और तभी आगे की सीरीज लेके आऊंगा मैं। देखो पूरे के पूरे नोट्स आपको कराने का प्रॉमिस करा है, तो यार देखो आप भी थोड़ा एनकरेजमेंट करो टीम का, ठीक है। सो आई वांट 100 लाइक्स, तभी वीडियो बनाऊंगा मैं अगली। चलो बाय गाइस।